नमस्कार दोस्तों। पिछले 3-4 दिनों से अगर आप देखेंगे तो लगातार मीडिया के अंदर कई जगह आपने पढ़ा होगा एक रिपोर्ट में कि रघुराम राजन जी के द्वारा बोला गया है कि एक बहुत बड़ा ह्यूज मिस्टेक होगा अगर सरकार बैंक को बेचती है। लेकिन क्या उन्होंने एग्जैक्टली ये बोला था? अगर आप उनके जो वक्तव्य है उनको एग्जैक्टली देखोगे तो उनके द्वारा थोड़ा सा अलग चीजें बोली गई थी, वो मैं आपको बताऊंगा। यहां पर आप देख सकते हो, इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, सेलिंग पीएसयू बैंक्स टू कॉर्पोरेट्स कोलोसल मिस्टेक सेज रघुराम राजन एज वर्कर्स प्लान स्ट्राइक। तो आपको पता है अभी रिसेंटली स्ट्राइक भी हमें देखने को मिला था। चलिए इसका पूरा समझते हैं। एक इंटरव्यू उन्होंने दिया था और उसके अंदर कई सारी चीजों के ऊपर, सिर्फ ये बैंक के ऊपर नहीं और भी कई सारे इकोनॉमिक मुद्दों के ऊपर बताया था। वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ताकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं से भी जो है क्लैरिटी जो है आपके मन में वो हर एक चीज को लेकर होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी का स्मार्ट कोर्स आपको हमारे ऐप पर, वेबसाइट पर मिल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए, अपनी प्रिपरेशन को मजबूत करने के लिए आप स्टडी आईक्यू का ये कोर्स खरीद सकते हैं, जहां पर कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सब कुछ आपको एक जगह उपलब्ध करा दी जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर सबसे पहले एग्जैक्टली देखते हैं हुआ क्या है। तो यहां पर एक इंटरव्यू दिया गया रघुराम राजन जी के द्वारा पीटीआई को, और उसके अंदर यहां पर उन्होंने कई सारी चीजों को बोला था, ध्यान रखिएगा। तो उन्होंने बेसिकली यहां पर यह कहा है कि उनको यहां पर थोड़ी आशंका हो रही है, डाउट हो रहा है। आप देख सकते हो एग्जैक्टली जो वर्ड्स वगैरह आप देखोगे तो उनका कहना है कि उनको थोड़ा सा डाउट हो रहा है ऑन द सक्सेसफुल प्राइवेटाइजेशन ऑफ इनएफिशिएंट पब्लिक सेक्टर बैंक। मतलब वो पब्लिक सेक्टर बैंक जिसमें अच्छे से चीजें काम नहीं कर पा रही हैं, जिसको देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया था कि हम उसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ भेजेंगे। तो क्या एग्जैक्टली वो प्राइवेटाइजेशन हो पाएगा, उसके ऊपर यहां पर उन्होंने डाउट क्रिएट किया है। दूसरा यहां पर उन्होंने ये कहा है कि अगर बाई चांस, मतलब उन्होंने ये नहीं कहा है कि सरकार बेचेगी, बाई चांस अगर वो बैंक किसी कॉर्पोरेट को बेचा जाता है तो यह सबसे बड़ा कोलोसल मिस्टेक होगा। मतलब सबसे ह्यूज मिस्टेक होगा अगर सरकार बैंक को किसी कॉर्पोरेट के हाथों बेच देती है। तो यहां पर ये कॉर्पोरेट का मामला क्यों आ गया सामने, ये हमें समझना है। बेसिकली क्या हुआ था, पिछले साल मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था कि यहां पर आरबीआई के द्वारा उनकी इंटरनल एक ग्रुप है, ठीक है, एक वर्किंग ग्रुप था जिन्होंने इसके ऊपर विचार किया था। और यहां पर उन्होंने कहा था कि कॉर्पोरेट को भी बैंक चलाने के लिए दिया जा सकता है। तो इसी को लेकर पिछले साल भी यहां पर जो डॉक्टर रघुराम राजन जी हैं और जो फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर रह चुके हैं विरल आचार्य जी, दोनों के द्वारा यहां पर एक सजेशन दिया गया, एक लेख लिखा गया। उसमें उन्होंने यह कहा कि एक बहुत ही बड़ा मिस्टेक होगा, यहां पर कॉर्पोरेट को हमें बेचना नहीं चाहिए कोई भी बैंक, मतलब कि कॉर्पोरेट के हाथ में बैंक आना ही नहीं चाहिए। यहां पर जो ट्राइड और टेस्टेड लिमिट लगा रखी है हमने, आरबीआई के द्वारा लिमिट लगाई गई है कि कॉर्पोरेट के हाथ में बैंक नहीं आएगा, उसके साथ हमें कंटिन्यू करना चाहिए। तो बेसिकली यहां पर जो वर्किंग ग्रुप ने सजेशन दिया था, याद रखिएगा, इसका मतलब यह नहीं हुआ कि सरकार या फिर आरबीआई की किसी कॉर्पोरेट को यहां पर बैंक दे देगी, इसका मतलब यह नहीं हुआ। जस्ट एक सजेशन था जो कि अभी तक अपनाया नहीं गया है, ना तो इसके बारे में ऐसा कोई बहुत बड़ी चर्चा हो रही है। तो इस पर्सपेक्टिव से यहां पर इंटरव्यू के अंदर जो है रघुराम राजन जी के द्वारा बोला गया है। रघुराम राजन जी ने यह नहीं कहा है कि इसको बेचना ही एक तरह से बहुत बड़ा मिस्टेक होगा। उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट के हाथ में बेचना जो है एक बहुत बड़ा मिस्टेक होगा, क्योंकि उनका यह कहना था, पिछले साल भी उन्होंने यह कहा था कि यहां पर अगर सपोज कोई बोरोवर है, जैसे रिलायंस है, टाटा है, ठीक है, वो खुद तो बोरो ही करते हैं ना, उनको इंडस्ट्री चलानी है, बिजनेस को फैलाना है, तो वो लोग क्या करेंगे, बैंक जाते हैं और उससे बोरो करते हैं। तो अगर बैंक को खुद ही वो ओन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो आसानी से, काफी आराम से वो बैंक को ओन कर, बैंक से बोरो भी कर सकते हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होना देना चाहिए। उनका ये कहना था कि हम चाहे कितना भी इंडिपेंडेंट रेगुलेटर बना दें, वो हर एक चीज को देख थोड़ी पाएगी कि यहां पर कौन सा बिजनेस कितना लोन ले रहा है। कितना भी कोशिश कर लें, यहां पर चेक्स एंड बैलेंस करना पूरी तरह से 100% बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसलिए यहां पर उन्होंने कहा कि हमें कॉर्पोरेट के हाथों में एटलीस्ट बैंक तो नहीं देना चाहिए, इसको लेकर कहा गया था। दूसरा यहां पर अपने इंटरव्यू के अंदर उन्होंने डाउट्स रेज किए रिगार्डिंग द टारगेट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। 2021-22 का जो बजट पेश किया गया था पिछले महीने फरवरी के महीने में, यहां पर रघुराम राजन जी ने यह कहा कि प्राइवेटाइजेशन को लेकर बहुत चर्चा हुई है। एंड आई एम श्योर कि रिसेंटली आपने देखा ही होगा कितने सारे वीडियोस आए थे। तो बजट के अंदर जो वेटेज है वो प्राइवेटाइजेशन को बहुत दिया गया था। लेकिन यहां पर रघुराम राजन जी का कहना है कि उनको भी इसके ऊपर डाउट हो रहा है कि क्या सरकार अपने टारगेट्स को मीट कर पाएगी, क्योंकि सरकार ने इस बार टारगेट कितना रखा है, 1.75 लाख करोड़ का। मतलब इतना वो रेवेन्यू जनरेट करेगी बाय सेलिंग द पीएसयूज और जो अलग अलग सरकारी कंपनीज हैं उसको बेच के, जिसमें 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी हैं और एक 1 जनरल इंश्योरेंस कंपनी भी होगा। क्योंकि पहले के अगर आप टारगेट्स देखोगे सरकार के, वो पूरी तरह से फेल हो गए हैं। जैसे कि पिछले साल आपको याद होगा 2.1 लाख करोड़ का टारगेट रखा गया था और उसका
मतलब आधा क्या, उसका 10-20% भी शायद पूरा नहीं हो पाया। 30,000 करोड़ के आसपास मैक्सिमम शायद जो है वो पूरा हो पाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। मतलब कि टारगेट्स मीट नहीं हो पाता है, ऑल्दो टारगेट्स इतना बड़ा सेट कर दिया जाता है। उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया, जैसे कि आईडीबीआई बैंक को 2019 में यहां पर प्राइवेट कर दिया गया था, लेकिन वो एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो वो प्राइवेट नहीं है, क्योंकि जो जिस कंपनी ने खरीदा था, किसने खरीदा था? एलआईसी ने खरीदा था, और एलआईसी 100% अभी के लिए कौन ओनर है उसका? सरकारी है, तो अल्टीमेटली वो भी तो प्राइवेट नहीं हुआ। तो यहां पर बेसिकली ये उन्होंने डाउट रेज किया है कि क्या ये जो बार बार प्राइवेटाइजेशन की बात कर रही है सरकार, क्या वो एक्चुअल में पूरा भी हो पाएगा? ये शायद उनको प्रॉब्लम लगता है इसमें। नेक्स्ट यहां पर उन्होंने दो बैंक का जो प्राइवेटाइजेशन है उसके ऊपर भी थोड़ा सा डाउट रेज किया। उन्होंने ये कहा इसको प्राइवेट करना भी थोड़ा सा मुश्किल ही लगता है। उन्होंने कहा कि देयर इज वेरी लिटिल डिटेल ऑन हाउ दिस विल बी डन। उनका ये कहना था कि हो सकता है कि शायद हमारे देश में कोई प्राइवेट बैंक हो, जैसे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, वो हो सकता है कि एक किसी पब्लिक सेक्टर बैंक को मर्ज कर ले, मतलब खरीद ले या तो, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या वो एक्चुअल में क्षमता है उसकी? क्योंकि ज्यादातर प्राइवेट बैंकों में या फिर इवन इनफैक्ट ज्यादातर पब्लिक बैंकों में अगर आप देखोगे तो एनपीए की समस्या बहुत ज्यादा है। तो फर्दर जो कमजोर बैंक है और ज्यादा अपना एनपीए इंक्रीज करना, क्या यह ऐसा पॉसिबल होगा? इसके ऊपर भी उन्होंने अभी के लिए डाउट रेज किया है। तो यह पूरा मामला है दोस्तों। आई होप कि यहां पर समझ में आ गया होगा आपको कि एग्जैक्टली उनके द्वारा क्या बोला गया है। नेक्स्ट यहां पर अपने इंटरव्यू में और भी कई मुद्दों के ऊपर चर्चा हुआ, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। देखिए दोस्तों, इसके ऊपर आपने देखा होगा मेरे इकोनॉमी के लेक्चर्स लगातार अगर आप ट्रैक करते हो, हर 2 महीने पर मैं बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी का जो भी रिपोर्ट होता है वो लेकर आता हूं। उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? जो रेपो रेट है वो कितना होगा। तो बेसिकली जो मॉनेटरी पॉलिसी का फ्रेमवर्क है उसका मेन एजेंडा यह है कि हमारे देश के अंदर इन्फ्लेशन, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, वो 4% होना चाहिए, मतलब कि +2% मैक्सिमम और -2%, मतलब 2% से 6% के बीच में ही रहना चाहिए। तो यहां पर क्या हुआ है कि ये 2016 में सेट किया गया था ये एजेंडा कि 2% से 6% के बीच में रहना चाहिए, और ये जो एजेंडा है वो आपका खत्म होने वाला है अभी 31 मार्च को। तो यहां पर एक नया टारगेट सेट किया जाएगा। तो रघुराम राजन जी से पूछा गया, क्या आप चाहते हो कि यहां पर इसको चेंज किया जाए? जो 2% से 6% के बीच में टारगेट सेट किया गया इन्फ्लेशन के लिए, क्या आप सोचते हो कि इसमें कुछ बदलाव किया जाए? उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी नहीं। यहां पर अगर हम उसके साथ कोई भी छेड़खानी करते हैं तो एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक प्रॉब्लम आ सकता है इकोनॉमी में, क्योंकि ऑलरेडी ये वाला जो पॉलिसी चल रहा है 2% से 6% के बीच में इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का, ये काफी हद तक सक्सेसफुल रहा है और इसी के साथ हमें कंटिन्यू करना चाहिए। तो आई होप कि इसके बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहां पर उन्होंने चर्चा किया फिस्कल डेफिसिट के बारे में। फिस्कल डेफिसिट बेसिकली आपको पता ही है कि जो भी एक्सपेंडिचर है सरकार ज्यादा करती है, इनकम कम होता है। तो यहां पर फिस्कल डेफिसिट इस बार पता है आपको बहुत ज्यादा होने वाला है, 6% से ज्यादा होने वाला है। जो करंट का फाइनेंशियल ईयर है वो तो 9% से ज्यादा होने वाला है। लेकिन यहां पर रघुराम राजन जी ने कहा कि चलो ठीक है, आप ज्यादा खर्च कर रही है सरकार, पैंडेमिक का टाइम चल रहा है, रेवेन्यू शायद उतना नहीं हुआ था अभी, इसलिए फिस्कल डेफिसिट ज्यादा हो गया है। लेकिन सरकार को यहां पर एक क्लियर पाथ देना चाहिए था, रास्ता देना चाहिए था कि यहां पर जो भी रेवेन्यू वो जनरेट कर रही है उसको कैसे मीट करेगी, यहां पर रेवेन्यू रेस सरकार कैसे करेगी, इसके लिए प्रॉपर क्रेडिबल मेजर्स सरकार को बताने चाहिए थे, ताकि यहां पर लोगों में भरोसा हो। क्योंकि ऑलरेडी फिस्कल डेफिसिट 6% से ऊपर बताया जा रहा है जो अगला फाइनेंशियल ईयर आने वाला है 2021-22 का। लेकिन अगर ये सपोज 6% से 8% चला गया तो यहां पर इकोनॉमी में दिक्कत आ सकती है। तो यहां पर सरकार को कोई फिस्कल काउंसिल जैसे कमिटी को या समथिंग कुछ सेटअप कर देना चाहिए था, और जो टारगेट है उसको अच्छे से प्रॉपर मीट करना चाहिए था। वो उन्होंने फिस्कल डेफिसिट को लेकर बोला है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के बारे में अक्सर चर्चा होती रहती है, तो इसके बारे में भी उनसे पूछा गया। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही एम्बिशियस टारगेट है। ऑब्वियस सी बात है 2024-25 तक ये किसी भी प्रकार से पूरा नहीं हो सकता। इट इज मोर एस्पिरेशनल। उन्होंने ये कहा कि ये लोगों को मोटिवेट करने के लिए ठीक है, लेकिन रियलिस्टिक चीजों में अगर हम देखेंगे तो ये कहीं से भी पॉसिबल तो नहीं लगता 2024-25 तक। आई प्रेज्यूम दे आर डूइंग सो। बेसिकली उनका यह कहना था कि यहां पर सरकार को रियलिस्टिक होकर काम करना चाहिए, और उनको लगता है ऐसा कि सरकार ऐसा ही कर रही है। ऐसा यहां पर रघुराम राजन जी ने कहा है। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हो नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट चीजें होती है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब बैंकों ने जो लोन दिया था वो लोन वापस नहीं आ रहा है। इसको लेकर क्या कहा गया रघुराम राजन जी के द्वारा? उन्होंने यह कहा कि अगर हमारे इकोनॉमी के अंदर उसको बढ़ाना है, रिकवरी करनी है, क्रेडिट फ्लो को कंटिन्यू करना है, तो यहां पर एनपीए की समस्या तब तक खत्म नहीं हो सकती जब तक हम क्रेडिट फ्लो को लाएंगे नहीं। क्रेडिट फ्लो का मतलब यह है कि बैंक आसानी से जो पैसा है वो लोन के तौर पर बिना हिचक के दे सके इंडस्ट्रियलिस्ट को। मतलब इंडस्ट्रियल है, मतलब इकोनॉमी कैसे ग्रो होगी जब उनके पास लोन लेने के लिए क्षमता होगी, वो लोन अच्छे से ले सके। लेकिन आज के डेट में जो बैंक्स वगैरह हैं वो थोड़ा सा कतराते हैं, उनको डाउट लगता है कि अगर हम लोन दे दिए तो वो वापस नहीं आए। क्योंकि क्यों डाउट लगता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट की दिक्कत है। और नॉन परफॉर्मिंग एसेट की वजह से क्या है, जो बैंक
का बैलेंस शीट है वो पूरी तरह से गड़बड़ हो गया है। इसकी वजह से यहां पर हमें क्या करना है, इसको कैपिटलाइज करना है। बैंकों के अंदर जो पूंजी है वो और अच्छे से डालनी होगी। तो उनका बेसिकली कहना है कि सरकार को इन बैंकों के अंदर और पूंजी डालनी चाहिए, कैपिटल डालना चाहिए, ताकि वो फ्री तरीके से क्रेडिट दे सकें। और क्रेडिट देंगे यहां पर इकोनॉमी के अंदर, तभी वो इकोनॉमी हमारी अच्छे से परफॉर्म करेगी। और लास्ट में एक और चीज, यहां पर बैड बैंक के बारे में बोला क्या, आपने देखा होगा बजट के अंदर अनाउंस किया गया है कि बैड बैंक आने वाला है हमारे देश में। इसका काम क्या होगा कि अलग अलग यहां पर जो एनपीए इकट्ठा हो गया है अलग अलग सरकारी बैंकों में, वो सभी एनपीए क्या होंगे, एक बैंक के अंदर डाल दिए जाएंगे। एसबीआई का जो एनपीए है, पीएनबी का है, जो भी एनपीए है वो एक बैंक के अंदर आ जाएगा ये पूरा एनपीए। और ये जो बैंक है ये बैड बैंक के नाम से कहलाएगी। और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, बेसिकली बैड बैंक आप बोल लो या फिर एआरसी बोल लो, एक ही बात है, क्योंकि बजट के अंदर एआरसी बोला गया है, नाम बैड बैंक सुनने में अच्छा नहीं लगता है। तो यहां पर ये जो एआरसी है वो क्या करेगी, उस एनपीए को मैनेज करेगी, किस तरह से लोन को रिकवर करना है। तो यहां पर रघुराम राजन जी का कहना था कि ठीक है, अगर आप बनाना चाहते हो एक अच्छी बात है, लेकिन यहां पर जो मैनेजमेंट है उस बैड बैंक का, उसके पास इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, ऑटोनॉमी होनी चाहिए, इंसेंटिव होना चाहिए, उसके अंदर भी प्रॉपर कैपिटल होना चाहिए, ताकि वो यहां पर चीजों को अच्छे से चला सके, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट इकट्ठा हो गया उसको रिजॉल्व कर सके। अगर वो बैड बैंक भी पुअरली डिजाइन किया जाता है तो हम सिंपली क्या कर रहे हैं, एक जगह से एनपीए को उठाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दे रहे हैं, उससे कुछ फायदा एज सच नहीं होगा। तो ये बेसिकली यहां पर उनका कहना था। अभी प्रेजेंट में जो भी इकोनॉमी चल रही है उन सभी के राय के ऊपर यहां पर उन्होंने क्या बोला वो मैंने आपको बता दिया है। जाने से पहले यहां पर इकोनॉमी का क्वेश्चन है आपके लिए कि अगर बैंक रेट में इंक्रीज होता है तो ये क्या इंडिकेट करता है, इट जनरली इंडिकेट्स दैट व्हाट। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।